नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान दूरदर्शन के जाने माने न्यूज़ एडिटर, एंकर, साहित्यकार, लेखक आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया और रिवॉल्यूशन इंडिया से बात करके अच्छा लगा। हाँ सर, जब हम आज चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में आपके व्याख्यान को सुन रहे थे, मेरे फादर साहब भी कहते थे कारण के बगैर कोई कार्य नहीं होता। जब आपने पत्रकारिता शब्द का मायना बताना चाहा, मुझे शायद पत्रकारिता का पै नहीं पता और प्रेस का पी नहीं पता, लेकिन जब आपने उसके इतिहास को उठाकर दिखाया कि भी पत्रकारिता किसी उद्देश्य के लिए बनी थी, तो शायद उस उद्देश्य को कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। वर्तमान दौर में जो पत्रकार हैं श्रीवास्तव साहब, कैसे हम नोट करें कि जो ये पत्रकार है, चाहे वो प्रिंट का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का है, चाहे सोशल मीडिया का है, उसको कैसे हम छलनी मार के कैसे चेक करें कि ये वास्तव में इसका कहीं निजी हित तो नहीं है इस पत्रकारिता में, या राष्ट्रहित सर्वोपरि है? थोड़ा बताते चले। आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, 35 वर्षों का पत्रकारिता जगत में, अनेकों देशों के, भारत देश के अनेकों प्रधानमंत्रियों के साथ आपने आधिकारिक यात्रा की है। थोड़ा बताते चले सर, हो सकता है आपके मार्गदर्शन से इस पत्रकारिता की सुचिता बनी रहे। श्रीवास्तव साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं या कोई भी, हम किसी को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सवाल है कि अशोक श्रीवास्तव की क्या हैसियत है किसी को जज करे जी। तो पर मुझे लगता है कि एक दर्शक की तरह, एक रीडर की तरह, आम लोगों को ये अधिकार है जज करने का। और आम लोगों को जो जज करने का अधिकार है, वो उसको हमेशा देखना चाहिए कौन व्यक्ति कैसे समय पर क्या बोल रहा है जी, और वो जो बोल रहा है उसमें फैक्ट्स कितना है, उसमें तथ्य कितना है जी। जैसे मान लीजिए कि आज अब मैं देख रहा हूँ कि जो और सोशल मीडिया के दौर में बहुत आसान हो गया है जी, कि आप देखिए कि कुछ लोग जब अभी अगर पिछले 20 दिन के लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट निकाल लें, तो बहुत सारे पत्रकार उसी में एक्सपोज हो जाएंगे। क्या बात है? क्योंकि 20 दिन पहले जब ये पुलवामा, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ जी, और जब ऐसा लग रहा था कि भारत स्ट्राइक करेगा, तब वो कह रहे थे कि भारत को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए जी। उसके बाद जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ा पब्लिक का, तो वही लोग कहने लगे नहीं, भारत को स्ट्राइक करना चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं उनमें वो नहीं है, उनमें शक्ति नहीं है, उनमें जो है विल नहीं है जी। जैसी वॉर शुरू हुआ, मतलब वॉर जैसी यानी संघर्ष शुरू हुआ जी, तब उन लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, डी एस्केलेट, वॉर नहीं होनी चाहिए। जो कल तक कह रहे थे कि पाकिस्तान की ऐसी जैसी, वो कहने लगे कि वॉर नहीं होना चाहिए जी। और उसके बाद जब भारत ने पाकिस्तान के आग्रह पर, पाकिस्तान ने जब डीजीएमओ ने किया, जब भारत ने कहा कि ठीक है, हम लोग अभी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मिलिट्री हमारे अटैक नहीं करेगी, तब उन लोगों ने कहना शुरू करा कि ये क्या कर दिया आपने। तो आप देखिए कि 20 दिन के अंदर वो ऐसे बड़े सारे पत्रकार हैं जिन्होंने हर हफ्ते में, 10 दिन में, हर 5 दिन में अपने स्टैंड बदले जी। तो इससे पता चलता है कि आप जो है, ये लोग किसी मकसद से कर रहे हैं, इनका मकसद, इनका टारगेट कुछ और है जी। पत्रकारिता करना नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप 15 दिन छोड़ दीजिए, आप 10 साल 20 साल, जिसने जितने साल पत्रकारिता करी, उसका पत्रकारिता का इतिहास उठा के देखिए, उसने कितनी बार किस तरह की वो करी, कैसे रिपोर्ट कर रहा है जी। और एक चीज मैं हमेशा मानता हूं, जो हिंदुस्तान में हो नहीं रहा है और कोई इसके लिए तैयार भी नहीं होता, लेकिन मैं उसको बहुत समय से कह रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जैसे हम ये कहते हैं कि भाई नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक होनी चाहिए जी। हम, कोई आदमी संसद चुनाव लड़ता है तो उसको अपनी संपत्ति जो है चुनाव आयोग को बतानी पड़ती है कि भाई मेरी ये इनकम, ये मेरी संपत्ति है, मेरे पास इतने मकान है, इतनी गाड़ी है, इतना ये है, तो वो बताता है चुनाव आयोग में। और भारत के किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि वो जान सके कि उसके पास क्या संपत्ति है जी। मैं ये कहता हूँ इसी तरह से हम पत्रकारों को हर साल अपनी आय और संपत्ति का सार्वजनिक विवरण देना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं आज से नहीं, मैं ये 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं होते। क्योंकि अब क्यों नहीं तैयार होते, यही समझने वाली बात है। जैसे मैं ये कहता हूँ
कि अगर अशोक श्रीवास्तव की आय जो है, अगर उसको पता है कि भाई अशोक श्रीवास्तव की सैलरी जो है ये साल की सैलरी 20 लाख है, और पता चला पिछले 2 साल के अंदर ही अशोक श्रीवास्तव ने 5 करोड़ के 2 फ्लैट खरीद लिए जी, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अशोक श्रीवास्तव पत्रकारिता के अलावा कुछ और भी काम कर रहा है, कहीं और से भी पैसा ले रहा है। वो सिर्फ अपनी सैलरी का काम नहीं कर रहा। सैलरी तो इसकी दिखा रहा है 50 लाख, और ये 5-5 करोड़ के इसने फ्लैट ले लिए। इसका मतलब मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, मैं शायद दलाली कर रहा हूँ, मैं शायद कुछ और कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा मानना है कि हर साल जब हमारा PIB कार्ड बनता है पत्रकारों का, प्रेस इन्फॉर्मेशन एक्रीडेशन कार्ड होता है, तो मैं मानता हूँ वो एक्रीडेशन कार्ड रिन्यू करने से पहले सरकार के पास हम अपनी तमाम आय व्यय का और हमारी संपत्ति का ब्यौरा दें। और किसी भी नागरिक के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI का इस्तेमाल करके अशोक श्रीवास्तव की 5 साल की 10 साल की आय और उसकी संपत्ति का ब्यौरा मांग ले जी, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं होते जी। हार्डली मुझे 1-2 पत्रकार ऐसे मिले जो इसके लिए तैयार हुए, बाकी सब तो इसको ये बात सुनकर ही भाग जाते हैं जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी जर्नलिज्म में होनी चाहिए क्योंकि अब पत्रकारिता में पैसा बहुत है। एक टाइम था कि जब पत्रकार हिंदुस्तान में या भारत में जो पत्रकार थे उनको तो कहा जाता था कि भाई उनके नाम में कार है, लेकिन वैसे कार नहीं है, तो बोलते थे साइकिल पे झोला छाप, इस तरह से मतलब पत्रकार की स्थिति गरीब माना जाता था जी। अब तो बहुत पैसा है, 1 नंबर का पैसा भी है, 2 नंबर का पैसा भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है एक पत्र, क्योंकि हम लोग सार्वजनिक जीवन में हम लोग कभी भी किसी भी नेता पर उंगली उठा देते हैं। हम एक खबर आती है, हम लोग दिन भर चलाते हैं कि फलाना नेता का इतना वो है, इसके इतना करप्शन इसमें उसमें। तो जब हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो क्या हम साफ हैं? हम अंदर से साफ हैं? तो इसलिए मेरा मानना है कि पत्रकारों को अपनी आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी रिपोर्टिंग के आधार पर दर्शक को तय करने का अधिकार है कि कौन कितना साफ है। हाँ सर, मैंने जब आपका थोड़ा विवरण जानना चाहा, देखा है मैं अगर विश्वविद्यालय स्तर की बात करूँ, विश्वविद्यालयों में लगे हुए प्रोफेसर वो आपको कहते हैं कि श्रीवास्तव जी को देखकर हम पत्रकारिता लाइन में आए और आज टीचिंग की लाइन में, जहाँ पत्रकारों को जन्म दिया जाता है। हमने 2 टूक आपका एक विशेष कार्यक्रम वो देखा है, सुना है, देखा है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि श्रीवास्तव जी का मीनिंग क्या है 2 टूक। और जब आप इस प्रकार की वक्तव्य आप जारी करते हैं, वो निश्चित तौर पे 2 टूक स्पष्टवादी बात है, उसमें इफ बट किंतु परंतु नज़र नहीं आता है। सर, हम जानना चाहते हैं श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करता, मैं और निडरता से पत्रकारिता करता हूं। जितना हम समझ पाए, शायद आप राष्ट्रहित की बात कर रहे थे। जिस पत्रकारिता में अगर राष्ट्रहित की बात है तो वहाँ निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए, वहाँ राष्ट्रहित होना चाहिए। और जहाँ आप निडरता की बात करते हैं, वो आपने बताया कि वास्तव में वो एक पहलू है, निडरता भी पत्रकारिता का एक आयाम है। थोड़ा बताते चले, आपको देखकर जो युवा इस पत्रकारिता लाइन में आना चाहते हैं उनका किस प्रकार से भविष्य है, और जो वास्तव में जो आपने कहा मैं निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करता, थोड़ा उसको खोल के बताते चले सर। देखिए, एक किसी भी पत्रकार को तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ निष्पक्ष होना चाहिए। यानी फैक्ट्स जो हैं वो डिस्टॉर्टेड नहीं होने चाहिए। फैक्ट्स जो हैं ज्यों के त्यों रख देने चाहिए। आप फैक्ट्स के साथ वो नहीं कर सकते। लेकिन जब आप फैक्ट्स के साथ और इसके अलावा जब आप ओवरऑल पत्रकारिता, मैं कहता हूँ जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं तो मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं भारत के पक्ष में पत्रकारिता करूँगा। अगर धर्म और अधर्म की युद्ध है तो मैं धर्म के साथ खड़ा रहूँगा, धर्म का पक्ष लूँगा, अधर्म के खिलाफ काम करूँगा। अगर जहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसी लड़ाई है जिसमें सच और झूठ के बीच, या मान लीजिए कि कोई ऐसी आसुरी शक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो है जिसके बीच एक संघर्ष है और वो गरीबों के खिलाफ है, तो मैं गरीबों के पक्ष में खड़ा हूँ, मैं पीड़ित के पक्ष में खड़ा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर एक जो है बलात्कार हो, कोई व्यक्ति है बलात्कार करता है किसी महिला के साथ, अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि वो बलात्कारी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो कोर्ट के पास तथ्य, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन एक पत्रकार के नाते मुझे पीड़ित के साथ खड़ा रहना है, पीड़ित के पक्ष में मैं बोलूं, और हम करते भी हैं पत्रकार। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दूं, जब ये हॉकी ये कुश्ती फेडरेशन के बृजभूषण अग्रवाल के ऊपर आरोप लगा, तो सारे के सारे पत्रकार जो हैं
वो क्या कह रहे थे कि जो पहलवान बेटियां उनको न्याय मिलना चाहिए। जी हमको नहीं पता था कि ब्रजभूषण शरण ने किया या नहीं किया, जी वो जो आरोप लगे या नहीं लगे, लेकिन हम सब लोग कह रहे थे कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए बेटियों को। तो सारी पत्रकार बिरादरी पीड़ित के पक्ष में थी। तो फिर आप ये कैसे निष्पक्ष होकर तो फिर जज ही बन सकते हैं आप वाह। कि भाई इसकी बात भी नहीं उसकी बात नहीं, जो आपके सामने सच आएगा। तो मैं कह रहा हूँ पत्रकार तो पीड़ित के पक्ष में होता है, तो जी। पीड़ित के लिए आवाज उठाइए, ये हमारा काम है पीड़ित के लिए। और अगर मान लीजिए कि जैसे फर्ज कीजिए कि अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति है, जी हमको पता है उसका इतिहास, एक पत्रकार होने का नाता हमको नहीं पता। आज तो वीडियोज हैं, सब चीज़ें कि कैसे वो बंदूक लेकर के जो है दौड़ता था, कैसे वो AK-47 लेकर के गुंडागर्दी करता था। जी अगर फर्ज कीजिए कि वो एनकाउंटर में मारा गया या किसी उसमें मारा गया, तो मैं क्या ये कहूँगा कि उसको एनकाउंटर में मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति अगर नहीं है तो ठीक है। जो आदमी इतना अत्याचारी था, जो माफिया था, जो हर तरह से लोगों की हत्याएं करवाता था, अगर वो खुद एक जो काम करता था उसी में मर गया, तो मुझे लगता है पीड़ितों को न्याय मिला। मुझे उसमें जो है अतीक अहमद के लिए छाती पीटने की जरूरत नहीं, और अतीक अहमद के लिए जो छाती पीट रहे हैं उन नेताओं को मुझे एक्सपोज करना चाहिए। तो मैं हमेशा उस पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडा धर्म का प्रतीक है, तो मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ। और भगवान कृष्ण ने भी जो है जब पापियों का नाश करना था, तो भगवान कृष्ण ने भी जो है हमेशा जो है सही रास्ता, मतलब सीधे तरीके से नहीं, उन्होंने भी रास्ते दूसरे थे, लेकिन अधर्म का नाश करना उनका मकसद था। तो मुझे लगता है एक पत्रकार को भी ये करना चाहिए। श्रीवास्तव जी, जितनी आपसे चर्चा करें बहुत इन्फॉर्मेटिव वो जानकारी हमको मिल रही है। धर्मो रक्षति रक्षित, जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा निश्चित तौर पर करेगा। हम जानना चाहते हैं, आप दूरदर्शन के लिए लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, वहाँ एक लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, सरकार की पॉलिसी है, गाइडलाइन, उसके अनुसार वो पत्रकारिता वो नियम कायदों में बंद के करता है। वहीं दूसरी तरफ जब एक प्राइवेट किसी कंपनी का कोई चैनल होता है, प्राइवेट चैनल, वहाँ कोई लिमिटेशन या उसका अपना एक एजेंडा, जिसके विषय के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आप कितना महत्वपूर्ण ये मानते हैं कि युवाओं को किस लेवल पर मतलब वो प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? कैसे वो डिसाइड करें कि हमें इस प्रकार की पत्रकारिता में जाना? पैसा है वहाँ बहुत सारा है, अनलिमिटेड है, सरकारी सिस्टम में लिमिटेड पैसा है। थोड़ा मार्गदर्शन करते चले सर। देखिए, पैसे का आपने कहा वो ठीक बात है, प्राइवेट चैनल में बहुत पैसा है, सरकारी चैनल में या दूरदर्शन, सरकारी तो नहीं बोल सकते, प्रसार भारती का जो वहाँ पर एक लिमिटेशन है। लेकिन इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिए, और किसी भी पत्रकार को ये समझना चाहिए कि एडिटोरियल लाइन हर जगह की होती है। एक एडिटोरियल बंदिशें और एडिटोरियल एक लक्ष्मण रेखा जो है वो हर जगह होती है, चाहे आप प्राइवेट में जाएं या सरकारी से उसमें जाएं या दूरदर्शन में जाएं, हर जगह होती है। जैसे एक छोटी सी बात है, मैं आपको मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई एक चैनल जो है किसी एक चैनल जो है किसी एक मालिक का है, ठीक है, और उसका मालिक, जैसे मान लीजिए NDTV का ही मामला हुआ था। तो NDTV जब प्रणव राय का था, प्रणव राय को लेकर के जब ED की इंक्वायरी हुई, या फिर प्रणव राय के केस में जब प्रणव राय NDTV को चलाते थे और बरखा दत्त जब NDTV में थी, और बरखा दत्त का एक टेप वायरल हुआ था जिसमें वो मंत्री बना रही थी और उसमें बड़ा करप्शन की चीज़ें, तो क्या NDTV के पत्रकारों ने उसको क्या अपने चैनल पे चलाया? नहीं चलाया ना। वहाँ उनकी एडिटोरियल लाइन थी कि हम चलाएंगे तो हमारे चैनल की बदनामी होगी। प्रणव राय के ऊपर जब CBI के मामले आए तो NDTV ने चलाया? नहीं चलाया। जब प्रणव राय के ED के मामले हुए तो NDTV ने चलाया? नहीं चलाया। तो एडिटोरियल लाइन उनकी भी थी कि भाई इस लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन नहीं करना। तो मेरा मानना है एडिटोरियल लाइन हर जगह होती है, और जब जिस चैनल में आप काम करेंगे वहाँ आपको उसकी एडिटोरियल लाइन समझ आनी चाहिए। अगर आप उस एडिटोरियल लाइन के साथ हैं तो आप उसमें काम करिए, अगर आपको लगता है वो एडिटोरियल लाइन ठीक नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। तो उसमें मुझे लगता है प्राइवेट और उसका नहीं, उसमें आपके माइंडसेट की बात है। और हाँ, अगर आप पैसा कितना कमाना चाहते हैं वो आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि आप पत्रकारिता में पैसा कमाने ही आए हैं तो मुझे लगता है फिर शायद जो है दूरदर्शन आपके लिए सही जगह नहीं है। और मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा कमाने आए तो पत्रकारिता भी सही जगह नहीं है, फिर तो आप कोई धंधा कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, अगर पत्रकारिता में सिर्फ पैसा कमाने से आए तो ये तो मेरा मानना है। जी श्रीवास्तव जी, आपने भारत देश के अनेकों प्रधानमंत्रियों के साथ आपने आधिकारिक दौरे आपने किए हैं, उन दौरों में, उस अनुभव में कोई ऐसा अनुभव जो आपको विशेष ऊर्जा देता है, जिससे आपको लगता है कि वास्तव में ये, वैसे तो हर दौरा कुछ ना कुछ सिखाता है, लेकिन जो दिल के करीब जो आधिकारिक जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा है उसकी कुछ यादें आप साझा कर पाए? नहीं, ऐसा है कि हर दौरे में आपने सही कहा,
प्रधानमंत्रियों का दौरा हो, विदेश का दौरा हो, तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मुझे अफ़गानिस्तान जाने का मौका मिला प्रधानमंत्री के साथ, पाकिस्तान जाने का मौका मिला, अमेरिका जाने का मौका मिला। जी तो हर जगह की अलग चैलेंज होते हैं। जी अफ़गानिस्तान जैसी जगह पे मतलब आप जब मैं गया था अफ़गानिस्तान में, उस समय तो तालिबान का नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ होटल जिस तरह का था, वो एक बड़ा ही मतलब 5 स्टार होटल था, लेकिन उस होटल के अंदर जो है हमको पता चला, जिस कमरे में मैं रहता, पता चला आतंकवादी ने बगल में किसी एक को हला के मार दिया था। जी तो वो वीरान सा होटल, मतलब उस तरह से, तो वो सारी हर जगह अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जिसको बार बार कहता हूँ, वो ये कि मुझे 3 प्रधानमंत्रियों के साथ विदेश दौरे करने का मौका मिला। जी मैं ये मानता हूँ उसमें नरेंद्र मोदी का जो विदेश दौरे होते हैं, जी उसमें जितना वो हेक्टिक होते हैं, जितनी उसमें ऊर्जा होती है, जितनी उसमें मतलब उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही है कि वो अपने दौरे से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करते हैं। जी एक बात, क्योंकि वो समय नहीं मिलता उनके साथ। जैसे हम पहले प्रधानमंत्रियों के साथ जाते थे, तो एज ए जर्नलिस्ट हमको काम भी करते थे, हमको सुबह शाम थोड़ा मस्ती करने का, घूमने का, शॉपिंग एंटरटेनमेंट करने करने का, वो सब टाइम मिल जाता था। जी लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ ये नहीं है। वो जब पहुंचते हैं, उनके प्रोग्राम सुबह 9 बजे, 9:30 बजे शुरू होते हैं, रात को उनका प्रोग्राम 10 बजे ख़त्म होता है, 9 बजे ख़त्म होता है। तो यानी उनका इतना पैक होता है, और कई बार मुझे हैरानी होती है, मतलब उनकी ऊर्जा देख करके लगता है कि कितना ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं आपके। तो वो फिर आपको कई बार लगता है कि आप आराम कर लो। तो मैंने एक बार कहा भी था, जी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जी तो मैंने एक दिन कहा, जब विदेश दौरे पर हम जाते हैं, अनौपचारिक तौर हाँ, पे मैंने ऐसे ही मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा सिर्फ इन्होंने यही नहीं कहा खाऊंगा नहीं, इन्होंने ये भी कहा ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। क्योंकि क्या होता है, टाइम जी का फर्क होता है। जैसे आप अमेरिका में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जी तो जब वहां पर रात होगी तो यहाँ सुबह हो जाएगी। हाँ तब आपको वहां से रिपोर्ट, तब यहाँ के टेलीविजन की डिमांड है कि आप वहां से रिपोर्टिंग करें, जी जी तब आप सो नहीं पाओगे। और वहां पर जब रात होगी तो, और वहां जब दिन होगा, तो प्रधानमंत्री के शेड्यूल ऐसे होते हैं कि आप तो वो सब चीज़ें बहुत एक चैलेंजिंग होता है उनके साथ प्रधानमंत्री के दौरों में रिपोर्टिंग करना। बैक टू बैक उनके प्रोग्राम होते हैं, कहीं वो रेस्ट नहीं लेते। जी तो वो एक बहुत बड़ी, पर वो सीखने वाली चीज़ भी है। जी कई बार ऐसा होता है, कई बार मुझे आज भी याद है, हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे एक बार, तो वहाँ पर हमको पता नहीं था। जी हमको तो लगा कि अमेरिका है, यहाँ 24 घंटे सबको, लेकिन सैन होजे, सैन फ्रांसिस्को जैसी जगह है, वहाँ पर रात को 9 बजे जो है रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। जी तो हम लोग जब प्रधानमंत्री का सारे कार्यक्रम निपटा करके हम लोग जब पहुँचे, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि 5 स्टार होटल में खाते, तो जाहिर सी बात है हम छोटा कोई रेस्टोरेंट ढूंढने लगे। जी वहाँ सारे रेस्टोरेंट बंद थे। तो फिर हमको उस रात जो है खाना भी नहीं मिला। अरे वाह, तो हम, ये चैलेंजेस हैं हाँ, तो पत्रकारिता मुझे के। लगता है ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, लेकिन मज़ा भी आता है, ये सब चीज़ें यादगार हैं। जी श्रीवास्तव जी, आपने मोदी जी का जिक्र किया, लोग विस्परिंग करते हैं गोदी मीडिया, और उसको आप बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करते हैं। थोड़ा बताते चले उस गोदी मीडिया जो कहने वालों को, उनको क्या एक सच्चे ईमानदार पत्रकार का क्या एक सटीक सा जवाब होता है, देखिए, क्योंकि आपने पुस्तक भी लिखी है, बताते चले सर। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो लोग दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, पहले उनका इतिहास देखना चाहिए। जी ये वो लोग हैं जो खुद कभी सरकारों की गोदियों में बैठे होते थे, ठीक निजी है? लाभ लिए। निजी लाभ लिए, इनके चैनल को लाभ मिले। मैंने अपनी किताब में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है, क्या असली बात गोदी मीडिया कौन है। जी तो आपको, और वो भी एक एक फैक्ट्स के साथ लिखा है। जी जो लोग पिछली सरकारों से पैसा लेते रहे, पिछली सरकारों से हर तरह की सुविधा लेते रहे, अब क्योंकि वो लोग हाशिए पर चले गए हैं, जी तो वो क्या करते हैं कि दूसरों को लेवल करते हैं, ताकि दूसरों की क्रेडिबिलिटी, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो दूसरों की क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए कहते हैं गोदी मीडिया। जी तो मैं तो ये कहता हूँ ना कि भाई, इसीलिए तो मैंने कहा, जो गोदी मीडिया का, मैं तो कहता हूँ कि हाँ, हम भारत माता की गोदी में बैठे जी पत्रकार हैं, जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम गोदी में हैं, भारत माता की गोदी में। तुम तो सरकारों की गोदी में थे। फिर मैं दूसरा ये कहता हूँ कि ठीक है, अगर मान लो आपको लगता है कि हम सरकार का से कुछ ले रहे हैं और आप बड़े ईमानदार हैं, तो फिर से मैं दोबारा कहता हूँ, जहाँ से मैंने शुरू की, बैक टू स्क्वायर वन। आइए, प्रेस क्लब आइए मेरे साथ, या कोई और सार्वजनिक मंच तय कर लीजिए। जी अशोक श्रीवास्तव अपनी 10 साल की, 20 साल की आय और अपनी संपत्ति का सार्वजनिक विवरण देगा। जो आपको गोदी मीडिया कहते हैं, जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, क्या इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि सार्वजनिक मंच पर आएँ?
अपनी 10-20 साल की आय और संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दें, पता चल जाएगा कौन गोदी में किसकी बैठा है। जी श्रीवास्तव जी, क्योंकि आपका जब मुझे पहाड़ जैसा एक व्यक्तित्व नज़र आता है, जो आप इतनी लंबी यात्रा है, इतना अनुभव है, निश्चित तौर पे आपने चैरिटी के लिए भी कोई ना कोई एक एनजीओ जनहित के, क्योंकि जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा होता है उसका उद्देश्य कुछ और होता है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता। थोड़ा बताते चलें किस प्रकार से चैरिटी, एनजीओ, जनहित के विषय में भी आप कुछ काम करते रहते हैं, बताते चले सर। देखिए, मैं कोई ऐसा समय और पैसा मेरे पास तो ऐसा नहीं है कि मैं चैरिटी कर सकूं, लेकिन हाँ, समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत होती है। जब कोरोना का समय था, जब कोविड हुआ, उस वक्त क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स और पत्रकारों की भूमिका, क्योंकि 24 घंटे न्यूज़, ये सब पॉलिटिकल खबरें नहीं थी, तो उस समय थोड़ा सा समय मिला था। तब मुझे भी लगा कि हमको देश के लिए कुछ करना चाहिए। तब मैंने सहयोग नाम से एक संगठन, मतलब एक अनौपचारिक, वो भी ऐसे ही हुआ, सोशल मीडिया पे मैंने डाला और मैं उसमें, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। ऐसे लोग जुड़ गए जिनको मैं कभी जानता नहीं था, और उनमें ऐसे लोग हैं जिनसे आज तक मैं कभी मिला नहीं हूँ। क्या बात है। लेकिन वो मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़े हुए थे, और हम लोग क्या करते थे, अपने अपने एरिया में जिन लोगों को डॉक्टरी मदद की, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर के पास जाना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर के पास आप जा नहीं सकते थे, लोगों को बड़ी सारी समस्याएं थी, लोग अपनी समस्या डॉक्टर से कैसे बातचीत करें, कैसे उनसे सलाह लें, वो सारी चुनौतियां थी। और डॉक्टरी फीस जो है वो 1-1 हज़ार रुपये ऑनलाइन फीस हो गई थी। तो बहुत सारे गरीब लोगों को कैसे वो, तो मैंने वो सहयोग संगठन करके, जिसमें 50, 60, 70 लोग जुड़े देश भर में, वो लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने इलाकों में जिनको ज़रूरत होती थी, ऐसे लोगों को संपर्क करते थे, उनके नंबर ले लेते थे, और हर 2 दिन 3 दिन में हम लोग अमेरिका से एक डॉक्टर को जोड़ते थे, और वो डॉक्टर ऑनलाइन उनको निःशुल्क बताता था। जैसे किसी ने कहा कि मुझे ऐसी समस्या ये हो रही है, तो डॉक्टर बताते थे, नहीं आप इस ये कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो वो जो हमने लगातार जो है वो 2, ढाई 3 महीने तक, मतलब जिसमें शायद कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5 हज़ार लोग थे जिनको हमने वो डॉक्टरी मदद उपलब्ध कराई। तो वो हमने कराया, तो वो मुझे उसकी संतुष्टि है कि उस समय जितने लोगों को ज़रूरत थी वो मैंने करवाया। हाँ, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी मैं कितना कामयाब होऊंगा, कुछ लोगों के साथ मिलकर। एक और मेरी कोशिश है, वो कोशिश ये है कि जो पत्रकार हैं उनमें बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। इनसिक्योरिटी इसलिए होती है क्योंकि उनकी सडन अगर किसी के साथ कुछ डेथ हो जाए, तो ना चैनल, अखबार का मालिक उनके परिवार को पूछता है, ना बाकी कोई पूछता, और पत्रकारिता एक जोखिम का काम है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आजकल होता है, यंग एज में कई पत्रकारों की अचानक डेथ हो जाती है, तो उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है उनके पास। तो मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ कि देश भर में एक ऐसा संगठन खड़ा किया, अभी ये फर्स्ट स्टेज पर है, हो सकता है अगले 5-6 महीने में इसको हम खड़ा कर दें देश भर में। एक ऐसा संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी भी, पहली बात तो उसमें हम इंश्योरेंस कवर देंगे, अगर उनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उनके परिवार को तुरंत कुछ सहायता राशि मिल जाए। बहुत सुंदर। दूसरा, अगर किसी पत्रकार की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो बीमा की राशि के अलावा हम लोग इतना एश्योर कर सकें कि अगर वो पत्रकार है, उसके बच्चे जो हैं, अगर शिक्षा के लिए उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक उनकी शिक्षा को हम सुनिश्चित कर सकें, उनके परिवार के लिए हम इतनी राशि दे सकें कि उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये मेरी कोशिश है, ये मेरा बहुत समय से एक सपना था। अभी मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसकी रूपरेखा पे हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम इसको एक कर देंगे। वो देश भर में पत्रकारों को एक हम देने की कोशिश करेंगे, ऐसा सोशल सिक्योरिटी। मेरा अंतिम निवेदन सर, क्या व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की अभाव की स्थिति, किसी प्रकार की एबनॉर्मल स्थिति, किसी प्रकार की चैलेंजेस, क्या उसको लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा बन सकते हैं, या वो उसकी एक ताकत बन सकती है, उस ताकत के रूप में वो उन बुलंदियों को छू सकता है जिसके बारे में कभी लोग कमेंट करते थे, ये तेरे से नहीं होगा? थोड़ा बताते चले। देखिए, एक तो दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ, आपकी बाधा भी बनती है, कई बार आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। दोनों चीज़ें हैं। जैसे अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं एक बहुत साधारण परिवार में आया, और आज भी मेरे पास कोई ऐसा, मेरा ना बैंक बैलेंस ना कुछ नहीं है, तो वो समस्या होती है। लेकिन उस समस्या के बावजूद, क्योंकि मैंने तो फ्रीलांसिंग शुरू करी, और फ्रीलांसिंग करके मैंने ग्रेजुएशन करती फ्रीलांसिंग, क्योंकि 10th 11th के बाद मैंने अपने खर्चे खुद से निकालने के लिए मैंने
मैंने दुकान में भी काम किया, एक छोटी सी दुकान में काम किया। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। मेरे पिता मेरे पढ़ाई का खर्चा देते थे, लेकिन जो मेरे शौक़ थे कि मुझे अच्छी जीन्स पहनना है, अच्छा जूता पहनना है, उसके लिए मैं खुद मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो वो चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती के कारण मतलब मैं रुका नहीं। वो मेरे लिए एक चैलेंज ही है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा, ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर की कृपा से यहाँ तक पहुँचा। तो आपको मुश्किल नहीं आती, लेकिन हाँ, उसके लिए आपका माइंडसेट भी तैयार होना चाहिए। दूसरा, मुश्किलें फिर भी आती रहती हैं और मुश्किलें कभी भी आ सकती हैं। आज भी ऐसा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि अगर कुछ दिक्कत हो गई तो फिर सपोर्ट कैसे फैमिली को कर पाएंगे, बाकी कैसे कर पाएंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। तो मैं कहता हूँ दोनों ही चीज़ें होती हैं। कई बार आपको वो चीज़ें रोकती भी हैं, लेकिन वहाँ से आपको उठकर जब निकलते हैं तो वही आपका कैरेक्टर होता है। वहाँ से निकलना, उस चैलेंज का वो करना, और वो मुझे लगता है हर किसी में होता है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख के, अपने आप को अपनी ताकत पर, अपनी काबिलियत पर और ईश्वर पर विश्वास रख के करेंगे तो मुझे लगता है कामयाबी मिलेगी। श्रीवास्तव जी, जितना मैं समझ पाया, आदमी अमर नहीं है, आदमी का किया वो काम अमर है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर जितना आपका व्याख्यान हमने सुना, एक पत्रकार ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के विभिन्न ढांचों पर उनको बारीकी से देखता है, उन पे पैनी नज़र रखता है, उनको जगाने का काम कर सकता है। लेकिन आपने कहा कि हमें ढाई स्तर पर युद्ध करने की आवश्यकता है। वो आधा जो युद्ध है वो अगर सभी पत्रकार, चाहे वो सोशल मीडिया से हैं, चाहे प्रिंट से हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, यदि वो सब ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन कर लें तो 2047 का लक्ष्य मुझे मुश्किल नज़र नहीं आता। हर व्यक्ति ईमानदारी से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करे तो निश्चित तौर भारत विकसित भारत बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। आप हर व्यक्ति कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ की आबादी है। मैं कह रहा हूँ अगर 40 करोड़ हिंदुस्तानी भी ईमानदारी से, मेहनत के साथ इस लक्ष्य के लिए जो है भारत को सुरक्षित रखने में, भारत को आगे बढ़ाने में, अगर 40 करोड़ लोग भी ईमानदारी से काम करने लगेंगे तो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, मैं आपसे चर्चा करते हुए मैं रोक नहीं पाया उस क्वेश्चन को कि हम 1947 को आज़ाद हुए, इतने हमारे हर वर्ष IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, इतने इंटेलिजेंसी, फिर भी क्या वो लीकेज है कि हम अंतिम व्यक्ति अंत्योदय की बात करते हैं, हम सरकारी योजनाओं की बात करते हैं। मैं कई बार देखता हूं कि सेंट्रल लेवल पे या सरकार के स्तर पे बहुत अच्छी योजनाएं होते हैं, लेकिन नीचे आते आते वो लीकेज हो जाती है और वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। इस पे आपका वक्तव्य मुझे अति आवश्यक नजर आता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए भी मार्गदर्शन का रूप होगा। देखिए, मैं तो ऐसा कोई बड़ा आदमी नहीं सरकारों के लिए मार्गदर्शन, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, भारत को जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद अगर हम जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद एक जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो हमने नहीं किया। क्या बात है। देश के बच्चों में, देश के नागरिकों में देश के लिए कर गुजरने का जज्बा हमने नहीं भरा। हमने जो इतिहास उनको पढ़ाया और हमने जो एक ये चीज़ पढ़ाई, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत को आज़ादी बहुत संघर्षों के बाद मिली, बहुत बलिदान के बाद मिली, लेकिन हमको ये बता दिया गया कि हमको तो आज़ादी जो है चरखा चला के मिल गई। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं मानता हूँ गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, योगदान है, गांधी जी महान पुरुष है, लेकिन हमको सिर्फ चरखा चला के आज़ादी नहीं मिली है, हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान दिया है। जब हम ये कहते हैं कि हमको चरखा चला के आज़ादी मिली तो हमारे बच्चों को ना आज़ादी की कीमत समझ नहीं आती। तो हमको आज़ादी के बाद आज़ादी के लिए बलिदान की कीमत हमने भुला दी। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बलिदानों को हम बहुत जल्दी भूल गए। उससे क्या है कि हम लोग अपने स्वार्थी बन गए। तो एक आम हिंदुस्तानी सिर्फ अपना देखने लगा, सरकारों की इस तरह की, हमने ना उनको नैतिक शिक्षा दी, ना हमने उनको देशभक्ति पढ़ाई, ना हमने उनको जो है ईमानदारी पढ़ाई। उसके कारण जो है धीरे धीरे ऐसा होता गया कि एक हिंदुस्तानी का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो बिल्ड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जापान के लोगों का कैरेक्टर देखिए, उनका जो कैरेक्टर होता है उसी के वजह से जापान आज इतनी बड़ी ताकत बना। वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हुई। उसमें गलत इतिहास, गलत शिक्षा नीति, गलत पॉलिटिक्स, इन सब की जिम्मेदारी रही, गलत तरह के सिनेमा बनते रहे। मुझे लगता है अब वो चीज़ धीरे धीरे ठीक हो रही है। इतिहास लेखन हम ठीक से कर रहे हैं, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छे सिनेमा बने, मीडिया का अच्छा रोल हो, ये सब चीज़ें करेंगे तो
हम लोग कर पाएंगे, लेकिन आज़ादी के बाद हमने ये नहीं किया जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं। सर आपने चरित्र की बात की, मैं भी किसी लेखक को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि देश को चरित्र यदि भारत निर्माण कर पाता तो हम उस उपलब्धि पर, उस बुलंदी तक चल पहुंच पाते। सर आप लेखक भी हैं, जाते जाते अपनी प्रेरणादायक 2 लाइनों के साथ आप छोड़ते चलें, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं। हो सकता है आपके उस उद्बोधन से, उस संबोधन से या आपकी लेखनी, क्योंकि कवि होता है वो लिखता भी है कुछ ना कुछ, थोड़ा आप बताते चलें 2 लाइनों से। नहीं, मेरी अगर आप कहेंगे तो मैं 2 ही लाइनें कहूँगा जी। क्योंकि मैं कविता तो लिखता था, लेकिन मैं हास्य कविता लिखता था, इसलिए वो नहीं। जी। जो लेखक के रूप में लिखता हूँ वो फैक्चुअल चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक ही लाइन, मुझे लगता है आप 2 कह रहे हैं, मैं एक ही लाइन बताता हूँ ज़िंदगी के लिए जो सबसे कारगर है, जो मेरे पेट है। जी। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। क्या बात। ये जीवन एक संघर्ष है, एक जंग है, और उस जंग को जीतना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि युद्ध कर, तो ये जीवन भी एक संघर्ष है, युद्ध है। इस युद्ध में आपको लड़ना है, और धर्म के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, यही बात कहूँगा। सर आपने हास्य की बात की अंतिम में, क्योंकि सर कमाल कर दिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया डिप्रेशन की शिकार है, तनाव में है। थोड़ा हास्य व्यंग्य का 1 लाइन आप, क्योंकि जब हमारे पास इतना उम्दा व्यक्तित्व है सर जाते जाते प्लीज। मैंने कविता लिखी थी बहुत पहले, और कविता की छोटी सी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि भाई कई बार प्रेमी प्रेमिका होते हैं और बहुत दिन से वो लोग, उनका अफेयर चल रहा होता है। पत्नी जो है वो, जो प्रेमिका है वो प्रेमी को कहती है कि भाई मेरे पिता से मिलो, शादी की बात करो, इतने दिन से हम वो, और प्रेमी जो है उसको टालता रहता है बार बार। तो मैंने उस सिचुएशन पर एक कविता बनाई कि प्रेमिका ने प्रेमी को, जब वो नहीं मिलता उसके पिता से, तो प्रेमिका कहती है कि तुम तो कायर हो, मेरे शादी की बात करने मेरे पिता से बात नहीं करने जा। तो उस सिचुएशन के लिए मैंने ऐसी कविता लिखी थी कि प्रेमिका ने प्रेमी को कायर ठहराया, प्रेमिका ने प्रेमी को कायर ठहराया, तो प्रेमी ने प्रेमिका को उसके पिता से ना मिल पाने का कारण बताया। बोला तुम्हारे पिता से मिलने में सूख जाती है मेरी जान, बोला तुम्हारे पिता से मिलने में सूख जाती है मेरी जान, और फिर तुम्हारे दरवाजे पर लिखा भी तो है कुत्ते से सावधान। क्या तो कुत्ते से सावधान, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये कई घरों में लिखा रहता है। जी जी। तो उसी को देखकर मैंने छोटी सी कविता लिखी थी। तो श्रीवास्तव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर पत्रकारिता का प और प्रेस का पी, निश्चित तौर पर यदि हम उसको जानने का प्रयास कर लेंगे तो निश्चित तौर पर, और हर प्रत्येक व्यक्ति जो एक 2047 का विकसित भारत का जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, उसकी निश्चित तौर पर प्राप्ति की जा सकती है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पर किसी खास शख्स से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।